Hello students, welcome to Carnot Academy. Today we'll solve one question on unsteady flow energy equation. Yesterday also we solved one question from the same topic, but I'll tell you the reason to pick this question और कल के question से ये question कैसे different है. So let's begin. An air compressor is used to fill rapidly a 3-meter cube tank at 20 degrees Celsius and 1 atm. The filling process is governed by the law PV raised to the power 1.4 is equal to constant. The kinetic energy and potential energy effects are negligible. The ratio of the final to the initial mass of air in the tank is 4. Work out the following. Work input to the compressor. See, first of all, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मतलब 70% आपका यही हो जाता है. अगर अगर आप या तो डायग्राम जो प्रोसेस है प्रोसेस डायग्राम ड्रॉ कर ले या विजुलाइज कर ले. दूसरा पीवी डायग्राम. इस क्वेश्चन में पीवी डायग्राम का तो कोई नीड नहीं है, बट अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लें और इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियली जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले डायग्राम बनाने की हैबिट डालें. कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपको वो विजुअलाइज होने लग जाएगा विद प्रैक्टिस. तो हम लोग इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे कि एक्चुअली प्रोसेस में हो क्या रहा होगा. तो गिवन है कि एक कंप्रेसर है. इसको इसका वर्क इनपुट पूछा गया है, तो इसको कुछ ना कुछ वर्क इनपुट दिया होगा. कंप्रेसर तो उसमें एयर इनलेट हो रहा होगा. और फिर यहाँ से एग्जिट होके एक टैंक, जैसे क्वेश्चन में गिवन है रैपिडली अ 3 मीटर क्यूब टैंक. तो एक टैंक ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका टैंक है और ये आपका कंप्रेसर है. अब अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. वर्क इनपुट दिया है. प्रोसेस इस टैंक के लिए प्रोसेस फॉलो हो रहा होगा 1 to 2. इनिशियली ये 1 पे था, फिर 2 पे चला गया. इनिशियली कुछ कंडीशन थी. टेम्परेचर होगा T1, प्रेशर होगा P1, फाइनली टेम्परेचर होगा T2, प्रेशर होगा P2 और वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा. V1 इज इक्वल टू V2 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है टैंक का. अब इस क्वेश्चन में आप देखें, हमें जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, इसमें आपको रेशियो ऑफ फाइनल टू द इनिशियल मास दिया हुआ है. इसका मतलब कुछ मास इनलेट गया होगा टैंक में और कुछ ऑलरेडी मास होगा. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एजम्पशन क्या होंगे इस प्रोसेस के. एजम्पशन एजम्पशन होंगे आपके Q0 होगा. एडियाबैटिक प्रोसेस, इसलिए देखिए जब भी पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट दिया हो, उसका मतलब है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है. एक बार एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो Q इक्वल टू 0. ये मैं क्यों लिख रहा हूँ Q इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे पता है अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है. तो Q W M इनलेट M एग्जिट आने ही वाला है, तो मैं पहले ही इसको यहाँ लिख लेता हूँ Q इक्वल टू 0. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो भी नेग्लिजिबल दिया, तो ये भी 0 हो गया आपका. ये अब इसके बाद मेरी थोड़ा सा इक्वेशन इजी हो जाएगी. अब जैसे कल भी हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि आप हमेशा M1 से स्टार्ट करके इनिशियली क्या मास प्रेजेंट था वहां से स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा हमको इनपुट रखना है. क्योंकि हम M1 निकाल लेंगे तभी हम जाके फाइनल मास निकाल पाएंगे. जब तक M1 नहीं होगा तब तक हम लोग M1 M2 और M इनलेट, जो हम लोगों के पास तीन चार चीजें होती है, और M एग्जिट, इन सब में से आपको पता है कि M इनलेट आपको कभी गिवन नहीं होता डायरेक्टली, M एग्जिट भी नहीं कभी गिवन होता, M2 भी नहीं. आपके पास बस M1 निकालने का तरीका होता है इनिशियल कंडीशन है. तो आप हमेशा सबसे पहले अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के क्वेश्चन में M1 निकालें. कल भी हमने यही किया था, तो आज भी हम लोग वही करते हैं. P1 V1 इक्वल टू M1 R T1. अब प्रेशर कितना दिया था इनिशियली 1 एटमॉस्फेरिक, तो मैं इसको लिख लूंगा 101.325 इंटू वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब गिवन था क्वेश्चन में. M1 0.287. 0.28, ये भी याद रखें कि
जो R इज इक्वल टू 0.287 है स्पेसिफिकली एयर के लिए, क्वेश्चन में गिवन एयर। कभी कभी ऐसा होता है कि आर्गन गैस दे देते हैं या कोई और गैस दे देते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उससे आप मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास गैस स्पेसिफिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपको पता है 8.314 से अगर आप मोलर मास डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जैसे ये गैस स्पेसिफिक कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे एयर का जो कि 0.287 इंटू टी वन कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका 293। यहाँ से आप M1 निकाल लेंगे, तो M1 आपका हो जाएगा 3.6148 kg। ये आपका M1 आ गया। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन में एक ट्रिक और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी। देखिए इसमें आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस दिया हुआ है, पीवी 1.4 इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये यूज करना है आपको कहीं ना कहीं। तो मोस्टली क्या होता है जब एडियाबैटिक प्रोसेस दिया होता है तो आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर और प्रेशर निकालने के लिए होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो आपको पता है इस प्रोसेस में कांस्टेंट ही है आपका। तो आपको ये कहीं ना कहीं प्रेशर और वॉल्यूम निकालने के लिए होगा, प्रेशर और सॉरी टेम्परेचर निकालने के लिए होगा। फाइनल टेम्परेचर क्या है, फाइनल प्रेशर क्या है, वो निकालने में आपको हेल्प करेगा। इसलिए हमेशा या तो एक जनरली लिख के देंगे ये इक्वेशन, या लिख देंगे और या लिख देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर कहीं भी आपको ये दो में से कोई भी कंडीशन दिखती है तो आपको पता है कि पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपको लगाना ही लगाना है। अब देखिए इसमें इशू क्या आने वाला है, जब आप पीवी गामा कांस्टेंट लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, ये जो आपका टैंक है इसमें मैं भी आगे चल कर आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें हमने कंट्रोल वॉल्यूम कैसे लेना है, कंट्रोल वॉल्यूम कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, कि हमको कंट्रोल वॉल्यूम में सिर्फ कंप्रेसर लेना है या पूरा टैंक प्लस कंप्रेसर लेना है। तो देखिए पीवी गामा और एडियाबैटिक, अब ये अगर आप देखें पीवी गामा अगर आप लगाएं तो T2 जो कि फाइनल टेम्परेचर होगा टैंक में इज इक्वल टू P2 रेज टू द पावर P1, सॉरी P2 बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस वन बाई गामा, गामा 1.4 है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास T2 आपको फाइंड करना है, T1 आपके पास है, P1 आपके पास है, लेकिन P2 भी नहीं है। तो P2 कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। P2 अगर आपके पास आ जाएगा तो आप फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है इस टैंक का, जो आपका टैंक है कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है और मास चेंज हो रहा होगा, तो आप क्या आइडियल गैस एयर है तो आप इसमें ये लगा सकते हैं P1 V1 बाई M1 R T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई M2 R T2। अब इस क्वेश्चन आपको पता है V1 इज इक्वल टू V2 था, तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसको हम V एज्यूम किया था। R तो सेम ही है। अब M1 आपको पता है, M2 पता है आपको, M2 भी पता है, क्वेश्चन में देखिए एक बार दोबारा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशियो ऑफ द फाइनल टू द इनिशियल मास ऑफ द एयर इन द टैंक इज 4। ये गिवन है, ये इसीलिए गिवन है ताकि आप यहाँ से M2 भी निकाल लें, M2 इज इक्वल टू 4M1। जब आप ये सब पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगा P1 बाई M1 इंटू 293, दैट इज T1 इज इक्वल टू P2 बाई 4M1 इंटू T2। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू 1.38 T2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने आप ये क्वेश्चन पिक किया था, क्योंकि ये जो चीज़ है कि M1 M2 आपको गिवन है, क्यों दिया है, ताकि आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 में लगा के एक रिलेशन निकाल सके यहाँ से। ये क्वेश्चन, मैं जो भी क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ थोड़े डिफरेंट है, अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया तो आप नहीं कर पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एक बार सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में कोई नए टाइप का भी क्वेश्चन आता है जो इसका थोड़ा बहुत वेरिएशन, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन। तो आपके पास ये आ गया P2 V2 इज इक्वल टू P2 इक्वल टू 1.38 T2। अब जो हमारे इनिशियल ये था इक्वेशन, इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं इजिली। तो हम लोग क्या करेंगे, अब T2 बाई T1 जो था उसको हम लिख देंगे 293 इज इक्वल टू P2 को हम लिख देंगे 1.38 T2 बाई T1, सब बाई P1 सॉरी 1.1325, ये लिख दिया हमने, रेज टू द पावर 1.4 माइनस 1 बाई 1.4। इसको आप सॉल्व करें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये।
इसमें आप T2 को, जो T2 दिया है राइट साइड पे, उसको बाहर निकाल लें और फिर T2 को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाए। आपके पास जो आएगा वो आएगा T2 रेज टू द पावर 0.7143 इक्वल टू 85.86। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं अगर आपके लिए, तो ये हो जाएगा T2/293 इज इक्वल टू 1.38/101.325 raised to the power 0.2857 into T2 raised to the power 0.2857। ठीक है। उसके बाद T2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 509.62 केल्विन। ये आपका T2 आ गया, फाइनल टेम्परेचर इन द टैंक प्रोसेस के बाद। ठीक है। अब ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, फाइनली हमको वर्क इनपुट निकालना था। तो वर्क इनपुट कहाँ से निकलेगा, वो आपका निकलेगा, आप अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, वहीं से आएगा। अब देखिए, अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको पता है कि आपको एम इनलेट चाहिए और एम एग्जिट चाहिए। एम इनलेट और एम एग्जिट डिसाइड कैसे होते हैं, ये आपके कंट्रोल वॉल्यूम पे डिसाइड होते हैं। अब कंट्रोल वॉल्यूम आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल वॉल्यूम ऐसे लेना है कि आपके जो अननोन है वो कम से कम हो, टू मिनिमाइज अननोन। ठीक है। अभी ये टैंक देखिए, ये आपका था कंप्रेसर प्लस टैंक। अब इसमें मुझे वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर निकालना है। तो अब बहुत से लोग सोचेंगे कि वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर निकालना है तो क्यों ना सिर्फ कंप्रेसर को ही सिस्टम ले लिया जाए या कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया जाए। लेकिन इसमें इशू क्या है, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, अगर मैं सिर्फ कंप्रेसर को वर्क इनपुट लूंगा तो उसमें इशू क्या है। उसमें इशू सबसे बड़ा जो है वो ये है कि आपके पास, आपने अगर कंप्रेसर को, इसको थोड़ा सा अंदर कीजिए, ऐसे रखते हैं, तो आपके पास इशू ये है कि एयर इनलेट जो आपका एम इनलेट है वो आपके पास अननोन है। एम इनलेट अननोन है आपका, और जो एम एग्जिट है वो भी आपको पता नहीं है, ये भी अननोन है। तो आपके पास दो अननोन हो जाएंगे। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। चेंज इन द सेंस, मैं इसको इंक्लूडिंग टैंक ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर मैंने ये इंक्लूडिंग टैंक ले लिया पूरा कंट्रोल वॉल्यूम, तो एम इनलेट तो ठीक है अननोन, लेकिन एम एग्जिट तो मुझे पता चल गया ना, एम एग्जिट तो जीरो है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम से मास तो कुछ एग्जिट हो ही नहीं रहा है। तो एम ई जो है वो तो जीरो हो जाएगा। तो आपको कंट्रोल वॉल्यूम हमेशा ऐसे डिसाइड करके लेना है कि आपका एम इनलेट या एम एग्जिट में से कुछ ना कुछ जीरो हो जाए। उससे आपका इक्वेशन ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पूरा जो टैंक प्लस कंप्रेसर है उसको कंट्रोल वॉल्यूम लेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग लगाएंगे आपकी अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और एक बार हम लगाएंगे उससे जस्ट पहले मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होगा, एम इनलेट माइनस एम एग्जिट। अब एम एग्जिट तो हमारा जीरो हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम से कोई भी मास बाहर नहीं निकल रहा है। तो dm/dt कंट्रोल वॉल्यूम विच इज चेंज इन मास m2 माइनस m1, ये क्या हुआ हमारा, एम इनलेट, यही तो हुआ। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है। इसको वन मार्क कर देते हैं। दूसरा, जब हम अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो उसमें आपको पता है कल भी हमने लगाया था, वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी से हम लोग लगाते हैं, तो वो क्या आता है, m2u2, m2u2 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m i h i प्लस q माइनस m e h e माइनस w इन कंट्रोल वॉल्यूम। देखो, अब यहाँ पे जो वर्क डन है पूरे कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क इनपुट होगा। तो जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम ये था, इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम पे जो वर्क इनपुट था, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते कि वर्क इनपुट जो है बाहर से आ रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के।
ठीक है, अब इसमें जो भी वर्क इनपुट है वो सिर्फ कंप्रेसर पर है, टैंक पे तो कोई वर्क इनपुट है नहीं, तो जो भी वर्क इनपुट ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम है वही आपका वर्क इनपुट, वर्क इनपुट कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क इनपुट कंप्रेसर, क्योंकि और तो कहीं वर्क हो ही नहीं रहा पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो इसके बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल वॉल्यूम सही लिया इसलिए हमारा एम ई, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, क्यू एडियाबैटिक था इसलिए जीरो हो गया। तो हमारे पास रह क्या गया, ये एक दो तीन चार टर्म रह गए, उसमें से एक हमको फाइंड करना है। एम टू हमारे पास है, एम टू हमको पता है। अब यू टू हम क्या लिखेंगे, एम टू, यू टू क्या था, वो कल भी सेम ही था, सी वी टी टू माइनस एम वन सी वी टी वन एम आई, ये हम लोग को पता है एम टू माइनस एम वन ही था, ये हमने इक्वेशन वन से निकाला था, इंटू एच आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी पी टी आई। अब देखिए टी आई क्या था, जिस रेट से मास अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, माइनस, एक मिनट, वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए क्या उसमें सारी वैल्यू जो पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन के आ रही है। तो एम टू हम लोग इसको लिख लेते हैं, पी टू हमारे पास था 51509.62, और एम टू हम लोग को एम वन का 4 टाइम्स था, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 14.4, एक मिनट, 14.459 इंटू 0.718 इंटू टी टू, जो हम लोगों ने निकाला था 509.62, माइनस एम वन 3.6148.718 इंटू टी वन, दैट इज 293, माइनस, काम करते हैं, जो आपका एम आई सी पी टी आई था उसको भी हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं, जो इंथैल्पी वाला टर्म था आपका, तो ये हो जाएगा माइनस एम इनलेट क्या था, एम टू माइनस एम वन, अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा 810.8445 इंटू 1.005 सी पी इंटू 293 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी वी, ये आपका आएगा। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा फाइनल वो आएगा, वर्क डन ऑन कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस 1341.95 किलोवाट, किलोवाट में आएगा क्योंकि हमने जो सीपी और सीवी था वो किलोवाट में लिया था। माइनस का क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वर्क सप्लाई हुआ, बिल्कुल कंप्रेसर है तो वर्क सप्लाई होगा, वर्क सप्लाइड। तो ये था हमारा पूरा। इस क्वेश्चन में आप ये भी देखें कि जो हमने टी आई लिया है, जो टी आई हमने लिया है प्रोसेस में, कि जो आपका इनलेट एयर था पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में वो कितना था, उसका टेम्परेचर कितना था, वो भी हमने 293 ही लिया है। अभी आप क्वेश्चन देखिए एक बार दोबारा, ये कंप्रेसर इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम, तो जो इसमें, इसलिए मैंने ये जानबूझ के आपको बताया नहीं था ताकि आप लोग सोचे थोड़ा सा कि टी आई 293 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। बट कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं तो हमको आइडिया नहीं लगता कि अब ये लोग यहाँ स्टक हो जाते हैं कि टी आई कहाँ से निकाले, तो वो ऑलरेडी गिवन है कि जो फिलिंग प्रेशर है और फिलिंग टेम्परेचर है वो कितना है, तो वहां से हमने इसको 293 इक्वल किया। इनिशियल टेम्परेचर भी 293 ही था, वो भी आपने क्वेश्चन में देखा होगा, उसमें यही लिखा हुआ था क्लियरली, और फाइनली जो टेम्परेचर था वो हमने फाइंड किया था। तो ये था इस क्वेश्चन का मेजर, और ये कल जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम नहीं गिवन था, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि हर क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू जीरो और W इक्वल टू जीरो नहीं होता है, ये शो करने के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें Q भी जीरो नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन में तो Q जीरो था, कल के क्वेश्चन में भी Q जीरो था, लेकिन मैं कल एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें Q भी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ आपको वैल्यू ऐड हुआ होगा आपकी प्रिपरेशन में, तो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, दैट्स इट, थैंक यू।